बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द एंगुलर मोमेंटम इज अ। एंगुलर मोमेंटम क्या है? तो एंगुलर मोमेंटम तो एक तो वेक्टर है, उससे डायरेक्शन होती है, राइट हैंड रूल से उसकी डायरेक्शन मालूम करते हैं। स्केलर तो है नहीं, बाकी पोलर वेक्टर है या एक्सियल एक्सियल वेक्टर है। जिसमें भी मोमेंट आर्म का जिक्र हो, जिसमें भी मोमेंट आर्म का रेडियस का जिक्र हो, तो वो एक्सियल वेक्टर होता है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, बी ऑप्शन, एन एक्सियल वेक्टर। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखें इधर, इट्स एन एक्सियल वेक्टर। तो इसका हम चेंज करेंगे इसका। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्केलर क्वांटिटी? इनमें से कौन सी क्वांटिटी स्केलर नहीं है? तो स्केलर इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर है, पावर भी स्केलर है, लेकिन स्ट्रेन जो है वो ना स्केलर है ना वेक्टर है। स्ट्रेन जो है वो है टेंसर। तो स्ट्रेन टेंसर होगा, ठीक है, स्केलर नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, तो स्ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी? इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी है। तो हमसे पूछा जा रहा है इनमें से वेक्टर कौन से हैं? तो दोनों फर्स्ट और सेकंड, ए और बी दोनों वेक्टर हैं। तो हम कहेंगे बोथ ए एंड बी आर वेक्टर क्वांटिटी। तो सिंपल हम कहेंगे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। तो ये इसका सिंपल हम लिख रहे हैं। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से वेक्टर कौन सा है? वर्क आप लोगों को पता है स्केलर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, हीट एनर्जी है तो स्केलर क्वांटिटी है। हम अभी अभी पढ़कर आए तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो एंगुलर मोमेंटम, आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? तो वेक्टर क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम। क्लियर बेटा? आगे चलते हैं हम। द मैग्नीट्यूड ऑफ 2i प्लस अंडर रूट 3j माइनस 3k इज। मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला इधर देखें बेटा। मैग्नीट्यूड, सपोज फॉर एग्जांपल ए वेक्टर हमने बराबर ले लिया 2i प्लस अंडर रूट 3j और माइनस 3k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड का हम अंडर रूट में स्क्वायर निकालते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 उसका स्क्वायर प्लस माइनस 3 उसका स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया और 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ गया 16, अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4 हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट है, मींस 4। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अच्छा, अ वेक्टर इन स्पेस हैव डैश कंपोनेंट। अ वेक्टर इन स्पेस, देखें अगर सरफेस पर वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो सरफेस 2 डायमेंशनल होता है, सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनेंगे। अगर वेक्टर इन स्पेस देखूं, ये फिगर देखें आप, इधर इसका एक्स कंपोनेंट, इधर वाई और इधर जेड। अब वेक्टर इन स्पेस बाहर हम अगर निकालेंगे तो 3D होता है, 3 डायमेंशनल होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स वाई जेड। अगर सरफेस पर ड्रॉ करते हैं तो इसे देखें, वाई भी मैंने ड्रॉ कर दिया, एक्स भी ड्रॉ कर दिया, जेड होता है यहाँ पर आउटवर्ड, ऐसे होता है जैसे ये पेन है। आउटवर्ड तो हम नहीं निकाल सकते, फिर हम इमेजिनरी इधर इस तरफ जेड एक्सेस निकाल दें, लेकिन ये बेसिकली होता है इस तरफ है। तो अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अ वेक्टर इन स्पेस हैव 3 कंपोनेंट्स एंड अ वेक्टर ऑन प्लेन और सरफेस पूछा जाता तो फिर 2 कंपोनेंट्स। तो इसका आंसर जो होगा, अ वेक्टर इन स्पेस हैव 3 कंपोनेंट्स, ये 3 कंपोनेंट्स करेक्ट है। इन पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन ये है, जैसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ हम सॉल्व करके आए हैं। देखिए हम पैरेललोग्राम ड्रा कर रहे हैं, तो उसमें सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 2 वेक्टर ले लिए, दिस इज वेक्टर ए और दिस इज वेक्टर बी, पैरेललोग्राम मेथड। तो हमें क्या करना होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये कम्यूटेटिव भी कहा जाता है, पैरेललोग्राम मेथड भी। अगर मैं ऐसे ड्रा करूं, दिस इज वेक्टर ए और दिस इज वेक्टर बी, पहले तो इसका रिजल्टेंट निकालूंगा, ए प्लस बी का रिजल्टेंट, दिस लाइन, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी। अभी क्या करना है हमें, बी प्लस ए भी करना है, तो ये बी हो गया, दिस इज वेक्टर बी
और ये दिस इज वेक्टर ए। तो अभी b प्लस ए का भी फिर भी रिजल्टेंट वही निकला, दिस इज आल्सो रिजल्टेंट ऑफ b प्लस ए। तो ये जो शेप बन गया हमारा, इस शेप को हम कहते हैं पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट या रिजल्टेंट वेक्टर को शो कर रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है द मैग्नीट्यूड इन पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एडिशन, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट्स या शोज। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम किसको शो कर रहा है? तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम रिजल्टेंट वेक्टर को शो कर रहा है। तो ये इसका सिंपल आंसर होगा रिजल्टेंट वेक्टर। ये अच्छा, नीचे चलते हैं। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेकिंग 30 डिग्री इज इक्वल टू, एक फोर्स है जो 10 न्यूटन है, 30 डिग्री की एंगल बना रहा है, 30 डिग्री की एंगल बना रहा है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करना है, मींस वाई कंपोनेंट। हमें फोर्स मिला हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन है, थीटा इज इक्वल टू हमें मिला हुआ है 30 डिग्री, और हमसे पूछा जा रहा है एफ वाई विच इज इक्वल टू मालूम करना है। सो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, एफ की वैल्यू हमें मिली हुई है 10 और साइन एंगल कितनी है 30 डिग्री। सो 10 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू 0.5 विच इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 5 न्यूटन। तो ये सिंपल हम कह रहे हैं 5 न्यूटन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज गिवन एज, डॉट प्रोडक्ट हमें पता है, हम पढ़ कर आए हैं डॉट प्रोडक्ट, सपोज ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा होता है। डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉस थीटा आता है, मैंने आपको पढ़ाया था। डॉट प्रोडक्ट होता है प्रोजेक्शन मेथड से। प्रोजेक्शन मेथड क्या था? दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन पहले पर, तो जिसका प्रोजेक्शन गिरा वो हेपाटीन्यूज था, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन गिरता है वो बेस होता है। बेस और हेपाटीन्यूज का रिलेशन हमेशा कॉस थीटा होता है, इस वजह से हम कहेंगे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी गिव्स ए बी कॉस थीटा। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन होगा, वो होगा ए बी कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 10, if a is not equal to 0, b is not equal to 0, but a dot b is equal to 0, a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, लेकिन a dot b हमारा 0 के बराबर आ रहा है। तो इसका मकसद ये हुआ कि इनके बीच में 90 डिग्री है, बिकॉज इधर देखें a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब a की वैल्यू भी 0 नहीं है, b की वैल्यू भी 0 नहीं है, लेकिन इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है। डॉट प्रोडक्ट 0 आती है जब 90 डिग्री हो। 90 डिग्री को हम कहते हैं परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस 90, हमें पता है cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है, ए बी इंटू 0 इट बिकम 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए डॉट बी की जवाब 0 तब आएगा जब वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कैन गिव द रिजल्टेंट ऑफ 5 न्यूटन। ये समझे, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। कौन सा पेयर हमें 5 न्यूटन दे सकता है? यहां पर हमें वेक्टर एडिशन की मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट फाइंड करनी है। मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट, मैक्सिमम आंसर तब आता है जब दोनों को ऐड किया जाए, जब पैरेलल हो, और मिनिमम तब आता है जब एंटी पैरेलल हो, बड़े में से छोटा वेक्टर माइनस करते हैं। तो अभी हमसे पूछा जा रहा है 5 न्यूटन कब आएगा? 5 न्यूटन देखते हैं 1 और 3 का। 1 और 3 का मिनिमम बनाएं, जैसे मैं एक बना रहा हूं, 3 माइनस 1 क्या हो गया इसका मिनिमम? 2, और 3 प्लस 1 क्या हो गया? 4। तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट हो गई 2 से 4 तक। इसका आंसर 2 से 4 तक आ सकता है, 2 से 4 तक में 5 नहीं होगा, तो इसका ए ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। अब ये देखते हैं 7 में से 1 गया, मीन 6 न्यूटन, और 7 प्लस 1 क्या होगा? 8। 6 से 8 तक 5 आता है? नहीं आता, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तो ए ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, सी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। 6 में से 2 गए, 6 में से 2 माइनस, तो ये हो गया 4, और 6 प्लस 2 होगा 8। तो 4 और 8 में 5 आ जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होना चाहिए। अच्छा, डी ऑप्शन को भी हम चेक कर रहे हैं। 10 में से 4 माइनस होंगे 6, 10 प्लस 4 होंगे 14,
6 और 14, 6 और 14 के बीच में कभी भी 5 नहीं आता, तो इसका मकसद ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट है, 2 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। Question number 12, the angle at which the magnitude of resultant of dot product and cross product have same value, वो कौन सी एंगल है जिस एंगल पर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की सेम वैल्यू हो। देखिए बेटा, डॉट प्रोडक्ट में यूज होता है कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में यूज होता है साइन थीटा। तो हमें पता है ए डॉट बी, हम ऐसे लिख रहे हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब ये दोनों बराबर तभी होंगे जब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू जिस एंगल पर बराबर हो। तो हमें पता है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये तभी होगा इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री पर साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू है 0.707। इसका मकसद है कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कौन सी एंगल पर सेम आती है, तो वो आती है 45 डिग्री पर सेम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 45 डिग्री होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चल रहे हैं। इफ टू वेक्टर्स लाई इन xy प्लेन देन द रिजल्टेंट ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट लाइज। जब हम कह रहे हैं कि दो वेक्टर xy प्लेन में है, सपोज हम ये बोर्ड ले रहे हैं xy प्लेन, दो वेक्टर हम xy प्लेन में ले रहे हैं, तो ये सपोज एक वेक्टर है a वेक्टर और ये वेक्टर बन गया सपोज b वेक्टर, दोनों xy प्लेन है, इधर ये xy प्लेन है, ये x एक्सिस y एक्सिस xy प्लेन में। अब हमसे पूछा जा रहा है इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कहां होगी। क्रॉस प्रोडक्ट होती है राइट हैंड रूल से। ये मेरा हाथ देखें, a क्रॉस b, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। जो रिजल्टेंट होगा वो a और b दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ऐसे समझे इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो देखें a क्रॉस b रिजल्टेंट आउटवर्ड आ रहा है तो x और y प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा या अलोंग z एक्सिस, जो भी ऑप्शन हो, लेकिन यहां पर परपेंडिकुलर टू प्लेन दिया हुआ है तो ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जा रहे हैं। इफ a इज इक्वल टू b देन a क्रॉस b इज इक्वल टू व्हाट। अब दोनों वेक्टर बराबर हैं, a और b बराबर हैं, तो a क्रॉस b किसके बराबर होगा। जब बराबर है इन दोनों के बीच में एंगल कितनी होगी, 0 डिग्री। जब 0 डिग्री होती है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाती है। देखें इफ a इज इक्वल टू b, हमसे पूछा जा रहा है a क्रॉस b अब किसके बराबर होगा, a क्रॉस b इज इक्वल टू a b साइन थीटा। अब दोनों बराबर हैं तो थीटा मस्ट बी 0 डिग्री। सो a b को भी a कर दिया और साइन 0 कर दिया। हमें पता है कि साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मकसद है दोनों के बीच में एंगल 0 है। साइन 0 इज इक्वल टू 0, क्रॉस प्रोडक्ट में 0 डिग्री आता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 0 होगा। आगे हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनता है। देखें इधर जब हम a क्रॉस b कर रहे हैं राइट हैंड रूल से, इधर देखें फिगर, दिस इज a एंड दिस इज b। जब a क्रॉस b कर रहे हैं हम राइट हैंड रूल a क्रॉस b, तो जैसे ये फिगर है आगे ऐसे फिगर बनती है, पूरा पैरेललोग्राम बनता है, ये दिस वन और दिस वन। तो इस फिगर को हम कहते हैं पैरेललोग्राम। तो ऐसे लिखेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, अब अगर ऐसे हो हाफ ऑफ a क्रॉस b, अगर 1/2 ऑफ a क्रॉस b कहे, 1/2 ऑफ a क्रॉस b कहेगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगा। ये दोनों याद कर लें आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है a क्रॉस b और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ ऑफ a क्रॉस b। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, अब हम 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। द वैल्यू ऑफ I डॉट k क्रॉस j इज इक्वल टू, द वैल्यू ऑफ I डॉट k क्रॉस j। देखें क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ I डॉट k, देखें I डॉट k 90 डिग्री, I डॉट k क्रॉस j ये है।
अब आई डॉट के हमें पता है, आई डॉट के 90 डिग्री होती है आई और जे के बीच में, तो ये हो गया 0, 0 इंटू जे, तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आई डॉट के तो वैसे ही 0 हो गया, तो इसको 0 को किसी भी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। If two vectors a and b are not equal to 0 but their cross product is 0, then the vectors are, मैंने पहले ही बताया, ऐसा क्वेश्चन पहले भी था, अगर दो वेक्टर a और b 0 नहीं है लेकिन उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रही है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा यूज होता है, क्रॉस प्रोडक्ट तभी 0 आएगी या तो वो पैरेलल होंगे या तो एंटी पैरेलल, बिकॉज साइन 0 बराबर भी, साइन 0 डिग्री बराबर भी 0 होता है, साइन 180 डिग्री बराबर भी 0 होता है। तो पैरेलल हो भी 0 होगा, एंटी पैरेलल हो भी 0 ही होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे, तो ये पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बोथ ए एंड बी होगा, बोथ ए एंड बी। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तीनों चारों डॉट प्रोडक्ट के एग्जांपल है। पावर भी डॉट प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी डॉट प्रोडक्ट है, वर्क भी डॉट प्रोडक्ट है। पावर का फार्मूला है पावर बराबर एफ वी कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर ई डेल्टा ए कॉस थीटा, ये भी डॉट प्रोडक्ट है। वर्क बराबर एफ डी कॉस थीटा, ये भी डॉट प्रोडक्ट है। तीनों के तीनों ही डॉट प्रोडक्ट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चल रहे हैं हम। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a इज इक्वल टू -2i प्लस 3j प्लस k एंड b इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 4k। देखें बेटा, एंगल मालूम करनी है तो एंगल दो वेक्टर्स गिवन हो तो डॉट प्रोडक्ट से हम एंगल फाइंड करते हैं। जैसे a वेक्टर इज इक्वल टू हमें पता है -2i प्लस 3j और प्लस k एंड b इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 4k। क्लियर। अब हमें एंगल फाइंड करने का फार्मूला है थीटा बराबर कॉस इनवर्स a डॉट b ओवर ए बी। सबसे पहले a डॉट b फाइंड करेंगे, a डॉट b इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको समझाया था, i वाला i के साथ, j के साथ, k के साथ, -2 इंटू 1। देखें इधर से -2 इंटू 1 तो ये -2 हो गया, प्लस 2 3 6 हो गया, -4 इंटू 1 तो -4। तो यहीं से हमारे आंसर आ गया, ये प्लस के 6 ये माइनस के 6, आंसर 0। जब दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई तो इसका मकसद हो गया कि इनके बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है या ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 90 डिग्री होगा, सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जा रहे हैं हम। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए की प्रोजेक्शन हमें फाइंड करनी है वेक्टर बी के ऊपर, तो ए का प्रोजेक्शन बी पे चाहिए हमें। इधर देखें बेटा, ए की वैल्यू हमें दी हुई है, गिवन है ए इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस के, और b की वैल्यू हमें मिली हुई है b इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 6k। अब हमें कहा जा रहा है कि एक ए की प्रोजेक्शन बी पे फाइंड करें, ए की प्रोजेक्शन बी पे। तो फाइंड ए की प्रोजेक्शन बी पे फार्मूला है, ऊपर तो ए डॉट बी आएगा, जिस वेक्टर पर चाहिए उसका मैग्नीट्यूड। सबसे पहले हम ए डॉट बी फाइंड करेंगे। ए डॉट बी मैंने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट का तरीका, आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई, जे के साथ, के के साथ, 2 इंटू 1 बिकम 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3 6 प्लस 6, तो ये हो गया 14। ए डॉट बी की वैल्यू तो 14 हमें मिल गई। अभी हमें बी की मैग्नीट्यूड चाहिए, अंडर रूट में स्क्वायर करते हैं बी की मैग्नीट्यूड, 2 का स्क्वायर फिर -3 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर। अभी सॉल्व किया तो 4 प्लस 9 प्लस 36 इट बिकम 49 विच इज इक्वल टू 7। दोनों वैल्यू हमें मिल गई, तो यहाँ पर हम रखेंगे ए डॉट बी की वैल्यू 14 है और बी की मैग्नीट्यूड आपने निकाली है 7, 14 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा 2। पास करके आप दोबारा देख लीजिएगा कि इसका आंसर कैसे हमने निकाला, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। If a is equal to 2i plus 6k, b is equal to j plus 2k, then a dot b is equal to।
देखें बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21, इफ a इज इक्वल टू 2i प्लस 6k एंड b इज इक्वल टू j प्लस 2k, हमें फाइंड करना है a डॉट b फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ। इधर i है, इधर कोई भी i नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। फिर ये k है, k के साथ 2 6 12 होता है, तो 2 6 12, a डॉट b की आंसर आ गई 12। बस सीधा सा आंसर, आसान सी भाषा। तो a डॉट b का आंसर हमारा आ गया 12, बिकॉज इधर i वाला था, इधर i वाला है ही नहीं, तो ये तो चला गया। k यहाँ पर k वाला यही है, तो बस यही आंसर आ जाएगा, 12 आंसर इसका आ गया। और क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चल रहे हैं हम। A force of 10 Newton acting on a body horizontally, the vertical component of that force। एक फोर्स एक्ट ही हॉरिजॉन्टल कर रही है। आसान सी बात है, यहाँ पर बच्चे जो है ना वो परेशान हो जाते हैं। ये मैं बोल रहा हूँ एक फोर्स 10 न्यूटन है जो हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रही है। ये फोर्स है 10 न्यूटन हॉरिजॉन्टल। अब है ही हॉरिजॉन्टल, वन डायमेंशनल है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट कितना होगा? ओ भाई वाई कंपोनेंट तो होगा ही नहीं, ये है ही वन डायमेंशनल, सिर्फ एक्स एक्सिस में है, तो इसकी वाई में वैल्यू क्या होगी या इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? 0 होगा। ये फोर्स एक्ट ही जो कर रहा है वो एक्स एक्सिस में कर रहा है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट वो 0 होगा। इसके बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज डिटरमाइंड। a प्लस बी का रिजल्टेंट हम हमेशा फाइंड करते हैं कोसाइन लॉ से, तो इसका आंसर जो होगा कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ ये है कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये फार्मूला है हमारा कोसाइन लॉ का। तो रिजल्टेंट हम फाइंड करते हैं कोसाइन लॉ से, कोसाइन लॉ से फाइंड करते हैं रिजल्टेंट दो वेक्टर्स की एडिशन का। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है कोसाइन लॉ, अगर डायरेक्शन की बात करता तो साइन लॉ लिखते। क्वेश्चन नंबर 24, द यूनिट वेक्टर i j k आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखें इधर i होता है x एक्सिस में, j होता है y एक्सिस में, k होता है z एक्सिस में। दिस इज i, दिस इज j और दिस इज k। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री होती है। तो हम इसको करेक्ट ऑप्शन जो होगा 24 क्वेश्चन का वो होगा सी ऑप्शन करेक्ट। तो यहां पर हम ऐसे लिखेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। द कंपोनेंट्स ऑफ पोजीशन वेक्टर आर रिफर्ड एज। पोजीशन वेक्टर के तीन कंपोनेंट होते हैं ना, एक्स ए वाई और ए जेड, या आर एक्स आर वाई आर जेड। तो ये जो हम कंपोनेंट ये बना रहे हैं ना हम, ये वाई एक्सिस बना दिया, ये एक्स एक्सिस बना दिया, और ये इधर जेड एक्सिस आउटवर्ड होता है, जेड एक्सिस इधर होता है, तो हम इधर बना रहे हैं। मजबूरी है, जो हमारा सरफेस है 2 डायमेंशनल है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये इस तरफ जेड एक्सिस है। इसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं हमारे इंटरमीडिएट लेवल तक। दो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एस आर थीटा आता है, तो वो सर्कुलर उसमें पढ़ते हैं हम। तो द कंपोनेंट्स ऑफ पोजीशन वेक्टर आर रेफर्ड एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको कहते हैं हम। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, द एंगल एट विच सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स इज सेम। जैसे मैंने कोसाइन लॉ लिखा आपके सामने कि कोसाइन लॉ में सम और डिफरेंस cos थीटा यूज होता है कौन सी एंगल पर? कौन सी एंगल पर a प्लस बी हो या a माइनस बी हो, आंसर सेम आता है, वो है 90 डिग्री। इधर देखें, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अगर माइनस करना है, या रिजल्टेंट इज इक्वल अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखें, अगर एंगल 90 रखी, अगर थीटा इज इक्वल 90 डिग्री रखी, cos 90 इज इक्वल 0 होता है। अब 0 ऐड हो या 0 सब्ट्रैक्ट हो, इस पर दोनों पर कोई फर्क नहीं आता। तो हमें पता चल गया कि कौन सी एंगल पर सम और डिफरेंस सेम होते हैं दूसरों दो वेक्टर्स के, तो वो एंगल होती है 90 डिग्री। इससे पहले मैं आपको बताकर आया डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कौन सी एंगल पर? 45 पर। लेकिन यहाँ पर सम और डिफरेंस है, ये कौन सी एंगल पर सेम होते हैं बेटा? 90 डिग्री पर सेम होते हैं।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम जा रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ I प्लस जे प्लस के इज, I प्लस जे प्लस के की मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करनी है। I प्लस जे प्लस के की मैग्नीट्यूड, वेक्टर सपोज A गिवन है विच इज इक्वल टू I प्लस जे प्लस के, हमें A की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है विच इज इक्वल टू अंडर रूट I मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो इसका आंसर जो होगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, अंडर रूट 3। तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका हो गया अंडर रूट 3। क्वेश्चन नंबर 28 बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ध्यान से समझें, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, पास करके दोबारा समझिएगा, अच्छे तरीके से देखें दोबारा। द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स इज 14 एंड 2। सम मींस a प्लस b हमें कहा जा रहा है कि 14 है और a माइनस b हमें कहा जा रहा है कि ये 2 है। अब दोनों वेक्टर जो है a और b, दोनों वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हैं, तो a और b के बीच में जो एंगल आएगी वो कितनी है, 90 डिग्री। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसका रिजल्टेंट फाइंड करें, रिजल्टेंट फाइंड करें, ये है। सबसे पहले वो a और b हमें फाइंड करना है, तो हम a और b की अलग अलग वैल्यू निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। हमें पता है a प्लस a क्या होगा, 2a प्लस b माइनस b खत्म हो गया, 14 प्लस 2 कितना होगा, 16। तो a इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 हो गया विच इज इक्वल टू 8। अभी a की वैल्यू तो हमें 8 मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करें, मैं पहली में पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन है a प्लस b इज इक्वल टू 14, a की वैल्यू 8 प्लस b इज इक्वल टू 14, 8 इधर आ जाएंगे तो b इज इक्वल टू 14 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 6। a और b की वैल्यू मिल गई, a है 8 b है 6, लेकिन दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में हम आसानी से सिर्फ पैथागोरस यूज करते हैं, ये आसान मेथड है, अगर 90 डिग्री है तो पैथागोरस यूज करें। तो a का स्क्वायर मींस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 64 प्लस 36, इट बिकम 100 विच इज इक्वल टू 10। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा 10 होगा। सॉल्यूशन आपके सामने लिखी हुई है। अगर एंगल 90 होगी तो ये इजी मेथड है, डायरेक्ट पैथागोरस यूज करना होता है हमें, वरना वैसे ये भी इसके बैक एंड में जो है वो कोसाइन लाई है, लेकिन फिर cos 90 थी तो वो 0 हो जाता, उसको हमने छोड़ दिया। तो ये बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, 10 आंसर आएगा। 29 क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम। इन विच क्वाड्रेंट टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर हैव सेम साइन। कौन से दो क्वाड्रेंट में साइन सेम होती है एक्स और वाई की। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो एक्स है, वाई है, तो ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इधर देखें x भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, प्लस x प्लस वाई। इधर आ गए हम, इधर x नेगेटिव हो गई और y अभी भी पॉजिटिव है, y पॉजिटिव। इधर आ गए x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, नेगेटिव x नेगेटिव y। इधर आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, y तो नेगेटिव है लेकिन x इधर क्या आ गई, पॉजिटिव। अब हमसे पूछा जा रहा है सेम सिंबल कौन से क्वाड्रेंट्स में होती है। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं और यहाँ पर दोनों नेगेटिव हैं, तो ये कौन से क्वाड्रेंट हुए, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू लाइक यूनिट वेक्टर्स। लाइक यूनिट वेक्टर्स ऐसे जैसे आई क्रॉस आई, याद रखें बेटा आई क्रॉस आई दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। आई आई साइन थीटा लिख दिया मैंने, आई की वैल्यू 1 फिर 1 साइन 0 लिख दिया। साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है, 1 इंटू 1 इंटू 0, तो आंसर क्या आ गया 0। तो लाइक यूनिट वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है वो 0 होती है। लाइक यूनिट वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है और डॉट प्रोडक्ट अगर होती तो 1 हो जाता। तो ये इसके यहाँ पर दिस इज एंड ऑफ अवर टेस्ट ऑफ 30 क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट टेस्ट में किसी में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।